प्यारे बच्चे ये देखिए कक्षा 10वीं संपूर्ण गणित, यहाँ पर कक्षा 10वीं का संपूर्ण गणित का मैं यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कक्षा 10वीं में प्यारे जो संपूर्ण गणित में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर्स है, आइए एक बार से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला डिनोट लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसीलिए लगाया हूँ क्योंकि इसके आगे भी आपका ढेर सारा संख्या है, -4, -5, -10, -100, -110, ठीक है, ये सब संख्या, और इसके आगे संख्या रिपीट नहीं होगा, हर बार बदल बदल करके आपको मिलेगा, हर बार क्या मिलेगा, बदल बदल करके आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मान के लिए मैंने इसको लिख दिया √2 का वर्गमूल कितना, 1.414 2 3 5 8। हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, तो फाइनली आप लोग का क्लास जो है शुरू हो रहा है, और आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आइए आज हम लोग प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से एकदम शुरुआत करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, और अब प्यारे बच्चों आप लोग भी एकदम शुरू हो जाइए, क्योंकि आप लोग को भी 2026 में एकदम जबरदस्त नंबर लेकर के आना है। मैं प्यारे बच्चों में थोड़ी सी आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरा मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी मैथमेटिक्स में 100 में से 100 दिलवा दूं। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों मेरे साथ मिल करके तैयारी करिए। हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पे मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, कैसे नोट्स बनाना है, किस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ मिल करके 2026 का तैयारी एकदम बेहतरीन बनाइए। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ये लगातार एक साल के अंदर। ठीक है, तो क्या सभी बच्चे रेडी है? एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस करके लिखिएगा कि यस गुरुजी, हम 2026 के लिए एकदम बिल्कुल एकदम तैयार हैं आपके साथ पढ़ने के लिए, और एकदम हम जबरदस्त नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों में सबसे पहली बात, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। उसका नाम बाबू क्या है? वास्तविक संख्या। और यहां पर जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। लेकिन सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैं वन शॉट में करवाने वाला हूं, और अगर आपको इससे भी ज्यादा डीप में अध्ययन करना है, स्टडी करना है, क्वेश्चन ढेर सारा लगाना है और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने हैं, तो वो प्यारे बच्चों आपको मैं मिलूंगा एप्लीकेशन पर वीर बैच के साथ। किसके साथ? वीर बैच के साथ। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि वो अच्छा नंबर लेकर के आए, ठीक है, तो पहले 2026 वाले बच्चों के लिए योद्धा अकेडमी एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीर बैच में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम बैच है, और इसका जो प्यारे बच्चों आपका प्राइस है वो मात्र और मात्र 699 है। और इसमें सिर्फ मैं ही आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें प्यारे बच्चों क्रिश सर, रजनीकांत सर, और भी फिजिक्स के टीचर हो गए, रोहित सर हो गए, हिंदी, सोशल साइंस, सारा सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपका होगा। ठीक है, यानी कि 699 में बाबू आपका ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन ढंग से तैयारी होगा, और पूरे एक साल मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्या सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? एक बार फटाफट से आप लोग यस करके लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं पूरा चैप्टर का, कि हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स है, कब तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चे ये देखिए, कक्षा 10वीं संपूर्ण गणित। यहां पर कक्षा 10वीं का संपूर्ण गणित का मैं यहां पर सिलेबस थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, कि कक्षा 10वीं में प्यारे जो संपूर्ण गणित में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर्स है, आइए एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर चैप्टर का नाम है बाबू वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है बहुपद। अच्छा, एक बात आपको पता है, वास्तविक संख्या को हमने 9th में भी पढ़ रखा है, बहुपद को हम लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, उसके बाद आपका समानता श्रेणी, त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त हो गया, रचनाएं हो गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया, उसके बाद आपका पैर प्रायिकता हो गया। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के बारे में एक मैं आपको वीडियो दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और प्यारे जो किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। ठीक, तो आइए आज हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दैट इज रियल नंबर, इसका प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना अपना कॉपी में ऊपर में हेडिंग लगा लीजिएगा वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो चलिए यहां पर प्यारे बच्चों मैं बहुत ही एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या हमारे लिए? बिल्कुल, अगर आप 9th में नहीं भी पढ़े हो ना,
तब भी आपके लिए और एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया वास्तविक संख्या। क्या लिख दिया मैंने? वास्तविक संख्या, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या चैप्टर का नाम है? तो यहां पर ये जो आप देख रही है बाबू आपका चैप्टर का नाम है। किसका नाम है? ये आपका हो गया चैप्टर का नाम। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग वो सारी संख्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका हो गया पूर्णांक, परिमेय, सम, विषम, अभाज्य, सहभाज्य, वो सारा संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर प्यारे तो आपने इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक किया तो संख्या को लेकर के आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं मान करके चलता हूं कि आपको ना मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है। मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी नहीं आता है, हालांकि आप 9th पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, उसके सॉरी 10th नहीं, 9th पढ़े होंगे, 8 पढ़े होंगे, 7 पढ़े होंगे। मैं मान के चलता हूं इन सब कक्षा में आपने नहीं पढ़ा, और अगर अब आप ध्यान से देखोगे मेरी क्लासेस को 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, चैप्टर का बाबू हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास प्यारे बच्चों क्या कोई संख्या है। ठीक है, अब कोई संख्या को, अब कोई संख्या मतलब एनी नंबर। ठीक है, एनी नंबर। और मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से ही पूछता हूं कि अगर आपके पास कोई संख्या है और इस संख्या को अगर मैं आपको सरलता से समझाना चाहूं, ठीक है, इस संख्या को मैं बाबू आप लोग को अगर मैं सरलता से समझाना चाहूं तो मैं पता क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इसको दो पार्ट में बांट रहा हूं। ठीक है, कि मान के चलिए कि हमारे पास जितने भी संख्या होगा हम उसको दो पार्ट में बांट देंगे। कौन कौन सर? पहला हम बोल देंगे देखो बिना दशमलव वाला। क्या बोलेंगे? पहला इधर बोल दीजिए दशमलव में, इधर बोल दीजिए प्यारे आपका दशमलव वाला। ठीक है, दशमलव वाला। ठीक है, और इधर प्यारे बच्चों हम बोल देंगे बिना दशमलव वाला। इधर बाबू हम क्या बोल देंगे? इधर बोल देंगे बिना दशमलव वाला। ठीक है, बिना दशमलव वाला। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से प्यारे बच्चे, यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिना दशमलव वाला और दशमलव वाला मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ना संख्या के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कोई भी संख्या होगा तो इतना तो आप कह सकते हो ना, इतना तो आप पहचान सकते हो ना कि कौन सा दशमलव में है, कौन सा बिना दशमलव में है, ये तो सब पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे मैंने कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन सर? पहला हमारा दशमलव में, दूसरा हमारा प्यारे बिना दशमलव में। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि बिना दशमलव में आप कौन कौन सी संख्याओं को जानते हो? तो बिना दशमलव में सर, बिना दशमलव में माइनस में हो सकता है, जीरो होगा, यानी कि ये देखिए मैं प्यारे चलिए से देखो यहां पर मैं लिख देता हूं -3, -2, -1, उसके बाद आपका 0, 1, 2, 3। ये सब जो प्यारे हमारा संख्या है ना, ये बिना दशमलव वाला ही है। क्या बाबू? आपका बिना दशमलव वाला ही है। ठीक है, इसके आगे आप देखो, यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर आपने 3 डॉट लगा दिया, यहां पर आपने 3 डॉट लगा दिया, ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसीलिए लगाया हूं क्योंकि इसके आगे भी आपका ढेर सारा संख्या है, -4, -5, -10, -100, -1000। ठीक है, ये सब संख्या, और इसके आगे भी आपका ढेर सारा संख्या है, 10, 20, 30, 40, ढेर सारा संख्या है ना। तो फिर ये सब जो संख्या आप देख रहे हो ना, सबके सब आपका क्या? बिना दशमलव वाला संख्या। ठीक है, और बिना दशमलव वाला ही संख्या को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोल देंगे। ठीक है, इसको सूचित करते हैं जेड से, या तो प्यारे बच्चों हम आई से सूचित करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर अब आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो बिना दशमलव वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पहला आपका हो गया क्लियर। इसे जेड या आई से प्यारे बच्चों सूचित किया जाता है। मजा आ रहा है ना? एकदम एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सर ये तो ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो सारा संख्या प्यारे से इधर आपको मिल जाएगा, वो सारा संख्या इधर आपको मिल जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट होगा। देख लीजिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इसे n से सूचित किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को प्यारे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसीलिए प्यारे इसका सूचित संकेत जो होता है वो आपका n होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए गिनती की संख्या और इसके आगे आपका 0 लगा हुआ, तो गिनती की संख्या में 0 लगा दीजिए, फिर तो जो संख्या बनेगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 0 से स्टार्ट आपकी बार मैंने किया है। ठीक है, और इसको पहले सूचित करता है W से, क्योंकि पूर्ण संख्या का इंग्लिश वर्ड होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर का पहला लेटर क्या है? W, इसीलिए इसको W से सूचित किया जाता है। मजा आ रहा है ना? एकदम प्यारे बच्चों मजा आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 लाया है, आपको भी मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए
सम संख्या एकदम हलवा है। सम संख्या सब तो सबको पता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 हो गया सम संख्या। विषम संख्या पहले से पता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 ये सब आपका विषम संख्या है। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या क्या है सर? अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका पहले क्या कितना गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ आपका पीछे 2 गुणनखंड हो, ठीक है, उसको प्यारे बच्चे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 में कितना कितना से भागा लगता है, आप बोलोगे सर 4 में हमारा 1 से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा और 4 से भागा लगेगा, ठीक है। तो 4 में आपका 3 संख्या से भागा लग रहा है, 1 2 और आपका 4, तो इसका कितना गुणनखंड हो गया? तो सर इसका तो 3 3 गुणनखंड हो गया। तो प्यार से जब इसका 3 3 गुणनखंड हो गया तो क्या ये हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं सर, ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अच्छा 2 होगा क्या? 2 में कितना कितना से भाग लगेगा? एक तो 1 से लगेगा, एक पैर आपका 2 से लगेगा, ठीक है। यस, तो जिस संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या स्वयं होगा। जैसे देखिए एक तो 1 से इसमें भागा लगेगा, दूसरा 2 से ही भागा लगेगा 2 में, तो यानी कि स्वयं। इसीलिए कहते हैं ये आपका क्या अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 3 5 7 ये सब आपका अभाज्य संख्या है, ये सब आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल। और ये सब सारे संख्या कैसे हैं सर? ये सब सारे संख्या बिना दशमलव वाले हैं, यानी कि ये सब सबके सब आपका क्या पूर्णांक में। तो अभी हम लोग पूर्णांक में हम सारे संख्याओं को पढ़ रहे हैं, अभी हम आएंगे दशमलव में ना, तो मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला, ठीक है। आगे बढ़िए, तो पैर और देखिए और देखेंगे जरा ध्यान से, तो बोलेंगे सर भाज्य संख्या, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6, नहीं 2 गलती से लिखा गया, 2 पता नहीं गलती से लिखा गया, 2 पे जब का भाज्य कैसे होगा? 4 हो सकता है, 6 8, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो 4 है। 2 आपका भाज्य संख्या थोड़ी है, 2 तो आपका 2 का कहां 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया? कह 2 से ज्यादा गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 का तो 2 ही गुणनखंड होता है, 1 और उसका आपका 2। 4 का है, 4 का आपका 1 भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से 6 में भी, ठीक है, 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, ठीक है। तो फिर जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक। आइए सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो सहअभाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे वैसी संख्या जिसका मासा यानी कि HCF कितना हो? 1 के बराबर हो, ठीक है, उसे पैर हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी कि वैसा 2 संख्या कि अगर हम उसका मासा निकाले ना तो 1 आ जाए। अगर हम 2 संख्याओं का मासा निकाले तो कितना आ जाए? अगर 1 आ जाए तभी उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं 2 और 3 का मासा निकालूंगा, तो मासा निकालने के लिए तो सभी बच्चों को आता है, 2 एकम 2 हो गया सर, 2 एकम 2 हो गया, 1 यहां पर आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखिए 1 से भागा लगाएंगे कितने? 2 में, 1 दूनी आपका 2 हो गया, ठीक है। मासा में कितना आ गया? मासा पे 1 से भाग लगाने के बाद लास्ट में आपका सेक्सुअल 0 लाया है, तो यहां पर HCF बराबर जो आपका पैसा होगा किसका किसका? HCF जो बाबू आपका 2 और कॉमा कितना 2,3 का जो HCF होगा पैसा आपका 1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मासा आपका 1 आ रहा है ना, इसीलिए प्यारे बच्चे आपका सहअभाज्य है, इसका भी ये भी आपका क्या है? सहअभाज्य, ठीक है। तो यहां तक तो मुझे लग रहा है एकदम सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर का कहानी आपका हो गया स्वाहा, जितना सारा संख्या था इधर प्यारे बच्चों आपका पूर्णांक के बाद आपका परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सारा हम लोगों ने कर लिया कवर। अब प्यारे बच्चों आइए कि सर दशमलव में हमारा कौन कौन संख्या होता है, उसको हमें अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चों दशमलव में टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 प्रकार की संख्याएं हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अभी आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th में आप ये जानिए कि 3 प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं, यानी दशमलव में 3 प्रकार की संख्याएं हैं। कौन कौन सर? देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहला तो प्यारे बच्चों आपने कभी ऐसा देखा होगा कि बच्चे जैसे भाग लगाए हैं 5/2 और भाग लगा दिए, तो देखो 2 से भाग लगा ही दीजिए, 2 दूनी आपका 4 हो गया और 1 दशमलव बैठाएंगे, 0 2 5 आपका 10 हो गया, ठीक है। ये कट गया, यानी कि यहां पर आपका कितना 2.5 आ गया, कितना आ गया? 2.5 आ गया, ठीक है। ओके, दूसरा प्यारे बच्चे ये आपका पहला प्रकार का, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। एक और मैं आपको संख्या देता हूं, एक काम करो, 10 में से आप 3 से भागा दे दो, 10 में से कितना से भागा दे दो? 3 से भागा दे दो, ठीक है। तो अगर आप 10 में प्यारे से 3 से भागा दोगे तो कैसे दोगे? ये लीजिए, 3 3 9 हुआ,
यहाँ पर आपका एक आया, दशमलव पे जो आपका फिर दशमलव बैठाओगे 3 3 9 हुआ, यहाँ पर फिर एक आएगा, फिर बैठाओगे तो 3 3 9, ये तो पैर तो आपका चलता ही रहेगा। आपको क्या लगता है ये कभी कैंसिल होगा क्या? कभी कैंसिल ही नहीं होगा। ये पैर जो आपका पूरा कॉपी खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपका भाग खत्म नहीं होगा। ये प्यारे बच्चे जो देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका 3 जो है बार बार आएगा। 3 क्या है? बार बार आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि 3, उसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए, या तो फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3.3 डॉट, मतलब 3 के ऊपर योर कर। यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जब मैं इसको भाग दे रहा हूं तो हमारे पास कितना मिल रहा है? मिल रहा है सर 3.33333 इस तरीके से। ठीक है, यहां पर मैं लगा देता हूं 3 डॉट। ठीक है, और अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस बात को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का योग कर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर 3 बार बार आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान से, तीसरा संख्या कौन है सर? तीसरा संख्या कौन है? प्यारे बच्चों आप लोगों ने संख्याओं का वर्गमूल निकाला होगा, ठीक है, लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, क्या एक्चुअल में उसका वर्गमूल आप लिखते हो? नहीं लिखते हो। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं √2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। लेकिन क्या √2 का वैल्यू इतना ही होता है? नहीं सर, इतना नहीं होता है। तो कितना होता है मैं आपको बताता हूं। अगर ये प्यारे बच्चों अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, तो ये आपका परिमेय है, क्योंकि इसका दशमलव मैं हटा करके p/q कर दूंगा, ठीक है, जो कि आप 9th में भी पढ़े हैं। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय, तब तो दोनों इक्वल ही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में √2 का वैल्यू इतना नहीं होता, ये मामला गड़बड़ है, आपको पूरा नहीं बताया गया। कितना होता है सर? प्यारे से देखिए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है ना, आइए, जिसका वर्गमूल आपका पूरा पूरा नहीं निकलता था, है तो ये आपका अपरिमेय संख्या, ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है ना। लेकिन इसके आगे प्यारे बच्चों आपका, जैसे मान लो कोई नंबर है, ये देखो मैं लिख रहा हूं बस ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो प्यारे से देखिए, दशमलव के बाद जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से नंबर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और यहां पर जाएगा अनंत तक। मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल जिसका पूरा पूरा नहीं निकलता, उसकी मैं बात कर रहा हूं, कभी खत्म नहीं होता है। और दशमलव के बाद कहते हैं यहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। इसमें देखिए आपका रिपीट हो रहा था ना, 3 आपका रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें आपको कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। हर बार बदल बदल करके आपको मिलेगा, हर बार क्या मिलेगा? बदल बदल करके आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए मैंने इसको लिख दिया √2 का वर्गमूल कितना? 1.414 2 3 5 8, 1 मिनट, 1.414 3 2 5, मतलब ऐसे ही कुछ भी मैं लिख रहा हूं। अब उससे इसको मैच नहीं कराना है, ठीक है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसा होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। यानी कि फिर इसको हटाइए, इसको देखिए, √2 का वैल्यू एग्जैक्ट मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है, 3 पॉइंट तक मैं लिखा एग्जैक्ट, इसका आगे मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि क्या होता है। अब मत कहना सर आप तो √2 का वैल्यू ही गलत लिखे हो, मारेंगे चप्पल खोल के। देखो तो प्यारे, यहां पर आप जो देख रहे हो, अब आइए, ये मैंने आपको 3 प्रकार का दशमलव पढ़ाया है, और इतना ही प्यारे बच्चों आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, और इतना ही होता भी है। तो ये देखिए, पहला जो दशमलव आप देख रहे हो ना, इसका कुछ खास बात है। क्या खास बात है सर? भागा दी एकदम से खत्म, भागा दी एकदम से खत्म, तो इसीलिए पे इसका नाम है शांत दशमलव। इसका नाम पे तो क्या है? शांत दशमलव। इसको पे शांत दशमलव बोला जाता है। क्या किसी को दिक्कत? एक बार में भागा दिए, खत्म को दिए एकदम शांत। लेकिन इसमें देखिए, भागा दिए, पूरा पेज एकदम जा रहा है, पूरा पेज जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो प्यार तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे दशमलव को बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, आसान तो है, क्योंकि शांत तो है नहीं, कर तो रहा है नहीं, तो इसलिए आपका आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि सर कोई दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कोई चीज बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं आवर्त, यानी कि अशांत आवर्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्त दशमलव हो जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्त आपका दशमलव हो जाएगा, ठीक। अब यहां देखिए, ये तो पैच बिल्कुल ही अलग है, वर्गमूल नहीं निकाला हूं, लेकिन दशमलव के बाद ना तो प्यारे बच्चों आपका देखिए, दशमलव के बाद बच्चों का ना तो रिपीट हो रहा है, लेकिन अनंत तक आपका जा रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसमें तो आपको कुछ रिपीट हो रहा था, हालांकि ये कट भी तो नहीं रहा है पूरा पूरा। जब लास्ट तक जा रहा है तो कटेगा कैसे? नहीं कट रहा था, इसलिए फिर हम इसको बोलेंगे अशांत, यानी ये भी आपका अशांत है, ठीक। और उसके बाद क्या इसमें कोई संख्या आपका रिपीट हो रहा है? नहीं सर, इसमें तो हमारा कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट होना को बोलते हैं आवर्त, तो रिपीट नहीं होना को बोलेंगे अनावर्त। क्या बोलेंगे? अनावर्त। तो अशांत अनावर्त ये आपका हो जाएगा बाबू दशमलव।
अशांत अनावर्त आपका क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 प्रकार का आपका पेचो संख्या मिल गया। और एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों संख्याओं को, ये जो दोनों पैर का संख्या देख रहे हो ना दशमलव में, दशमलव में कितने प्रकार की संख्या, 3 प्रकार की संख्या, और ये दोनों को पैर अगर हम मिला देंगे, इसी से आपका बनता है परिमेय संख्या। क्या बनता है बाबू, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये जो पैर बच्चों आप देख रहे हो ना, इसका नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको तो वो वाला परिभाषा आ रहा ना कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसको छोड़ करके अगर आप ऐसे भी बोलोगे ना कि वैसी संख्या जो शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव का हो, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपरिमेय संख्या में तो वैसी संख्या जो अशांत अनावर्त दशमलव हो उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका ओरिजिनल डेफिनेशन है वो तो आपका बाद में आया। ठीक है, कि p बटा q में लिख सकते हैं, ठीक है, तो परिमेय, p बटा q में नहीं लिख सकते तो अपरिमेय, वो तो हलवा वाला है, मजा वाला तो यहां पर है। तो ये पैर आपका परिमेय और ये आपका बाबू अपरिमेय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आपका कह रहा है परिमेय संख्या क्या है। परिभाषा हम वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं सब परिभाषा बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। पहले ये वाला परिभाषा देखिए, शांत दशमलव तथा अशांत आवर्त दशमलव को ही परिमेय संख्या कहा जाता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे देखिए 5/2 भागा देंगे तो 2.5 कितना आएगा, ये तो भागा ही गलत दिया हुआ है, 2.5 आएगा। ठीक है, ये एकदम गलत है, गलत आंसर लिखा हुआ। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2.5 आएगा। ये आपका शांत दशमलव हो गया, इसको भागा दोगे तो 3.3 का योरकर आएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका 3.3 का योरकर, कितना आएगा, 3.3 का योरकर आएगा। यहाँ पर आपका अशांत अनावर्त दशमलव हो गया। ठीक है, तो यही पहले आपका क्या है, परिमेय संख्या। या तो इसका परिभाषा बोल दीजिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 2 हो गया तो 2 के 1 बटा में लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में है। 0/3 परिमेय है, 5/1 परिमेय है, 10/4 परिमेय। मतलब जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय बोलेंगे, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक और परिभाषा बोल सकते हैं, परिमेय संख्या का पीछे एक और परिभाषा बोल सकते हैं, कौन सा सर, कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसे परिमेय कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का 3 परिभाषा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्यार। इसी प्रकार से आपका अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या तो इसको उलट करके बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे फिर हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए इस सब का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। या फिर ओरिजिनल वाला जो अभी हम पढ़े, अशांत तथा अनावर्त दशमलव, अशांत अनावर्त दशमलव, तथा नहीं होगा। ठीक है, अशांत अशांत एक ही बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अशांत तथा अनावर्त दशमलव वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ठीक है, यहां पर दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है क्या, नहीं जा रहा है अनंत तक, इसलिए आपका अशांत अनावर्त दशमलव है। यानी कि प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक है, अब आइए लास्ट में प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, परिमेय संख्या को हम पहले सूचित करते हैं q से, ठीक, और अपरिमेय संख्या को सूचित करते हैं i से। किससे, i से। अब आप बोलोगे सर परिमेय संख्या को तो हम रेशनल नंबर लिखते हैं, रेशनल नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले q से क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि देखिए q से r से हम एक और ऑलरेडी सूचित कर चुके हैं रियल नंबर को। ठीक है, अभी हम करेंगे, इसीलिए r मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का r नहीं होता बल्कि यहां पर आपका परिमेय संख्या का q होता है। और यही अगर हम बात करें वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर को फिर हम r से सूचित करते हैं, किससे, r से सूचित करते हैं। ठीक, करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा। यानी कि यहां पर जो आप देख रहे थे शुरू में टोटल जो आप नंबर देख रहे थे, यहां देखिए ये जो टोटल नंबर देख रहे थे ना, तो ये पूरा का पूरा सॉरी ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, इसको और इसको मिला देंगे ना तो ये आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। क्योंकि इधर आपका परिमेय अपरिमेय है, ये तो टोटल आपका परिमेय ही है, ये तो टोटल आपका क्या परिमेय ही है। ठीक है, क्योंकि इसको हम सभी को p बटा q में लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। ठीक, अब चलिए प्यारे बच्चों आगे फटाफट। ठीक है, तो आगे देखिएगा जरा ध्यान से, आगे क्या कह रहा है। आगे प्यारे बच्चों कह रहा है वास्तविक संख्या हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको पहले बोलते हैं ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहली बात ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहली बात मैं आपको बताता हूं प्रमेय का क्या है।
प्रमेयिका क्या है। ठीक है, प्रमेयिका प्यारे बच्चों क्या है? प्रमेयिका एक कथन है। प्रमेयिका मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रमेयिका मतलब एक पे जो कथन है, एक कथन है जिसको प्यारे बच्चों आप बोलते हो स्टेटमेंट। क्या बोलते हो? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैं सही लिखा हो ना? देखो जरा ध्यान से, स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट मतलब एक कथन। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 2 गुने 2 बराबर 4 होता है, तो ये हमारा क्या एक स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या एक स्टेटमेंट है। इसी तरीके से वैसे का स्टेटमेंट है प्रमेयिका। प्रमेयिका का एक स्टेटमेंट है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, यानी यूक्लिड विभाजन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ये तो आप बचपन से पढ़े हो। ठीक है, ये देखिए कैसा स्टेटमेंट है। ठीक है, पैर से यही वाला भाज बराबर भाजक गुने भागफल, प्लस में प्यारे बच्चों आपका शेष। प्लस में आप क्या बोलोगे? शेष बोलोगे। ठीक है, यही प्यारे बच्चों आपका क्या है? यही प्यारे बच्चों आपका क्या? यूक्लिड विभाजन आपका प्रमेयिका है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा सर? आइए मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये होता तब तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता। प्यारे से देखिए, मैं ना आपको किसी नंबर में भाग देने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 3 में 10 से भाग देने के लिए। ठीक है, तो 3 3 आपका 9 लिखोगे, यहां पर आपका 1 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर बच्चों और भाग लगाएं। तो हालांकि 3 से तो 1 आपका छोटा है तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन अगर यहां पर बच्चों अगर आपका मान के लिए 4 होता, बाय द वे अगर यहां पर 4 होता तो हम एक बार में भाग लगा देते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 का 3 हो जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, ओके ठीक है सर, समझ में आया। अगर मान के चलिए प्यारे बच्चों यहां पर मान के चलिए बाबू, यहां पर आपका कितना होता? यहां पर प्यारे बच्चों मान के चलिए 1 नहीं, मान के चलिए यहां पर आपका 3 आ गया होता। ठीक है, मान के चलिए घटाने के बाद आपका 3 आ गया होता, तो अभी भी भाग लगाते कि नहीं लगाते? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी भी हम भाग लगाते या नहीं लगाते? एक बार आप लोग यस और नो करके कमेंट लिखिए। तो आप बोलेंगे सर अभी भी हम भाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी 3 एकम 3 लग जाता। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो अभी भी प्यारे बच्चों जब आपका एक बार में भाग लग जाता, तो अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि क्या यहां पर प्यारे बच्चों शेषफल, यानी कि ये आपका शेषफल ही तो है, ये तो सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो शेषफल जो है ना, यहां पर अगर आपका 4 होगा तो भाग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 होगा तभी भाग लगाएंगे। लेकिन अगर आपका 2 हो जाए तो भाग नहीं लगेगा, 1 हो जाए तभी भाग नहीं लगेगा, 0 हो जाए तभी भाग नहीं लगेगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर का वैल्यू अगर इससे प्यारे बच्चों छोटा हो जाए, क्या हो जाए? छोटा, तब हम भाग नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बराबर रहेगा तब तक तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा हो जाए तो भाग कैसे लगाओगे? तो हम बचपन से सीखे हैं। तो प्यारे बच्चों वही चीज यहां पर हम लोग को समझना है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझिए, यहां पर ऐसे समझिए कि पे जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और देखिएगा जरा ध्यान से, ये पैर आपका निकल करके आया भागफल, ये आपका क्या निकल करके आया? भागफल। और ये पैर आपका क्या? भाजक, यानी भाग देने वाला। ठीक है, तो हम लोग को तो पहली बात एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? यहां पर आपका शेषफल में 1 आया है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि भाज बराबर भाजक और गुने प्यारे बच्चों आपका भागफल और प्लस में बाबू आपका शेष होता है। यही होता है ना? तो आप देखिएगा ध्यान से, लेकिन एक यहां पर आपको चीज दिख रहा होगा कि शेषफल जो है ना, शेषफल, तो शेषफल प्यारे बच्चों आपका कहां से कहां हो सकता है? शेषफल देखिए आपका 0 आ सकता है। शेषफल में तो 0 आना कौन सी बड़ी बात है? 0 आ सकता है, शेषफल बिल्कुल आ सकता है। तो शेषफल जो होगा ना, वो हमेशा पे 0 से बड़ा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। लेकिन इससे तो हमेशा छोटा ही होगा ना। कोई बच्चा मान के चलिए ऐसे भागा दिया है, ऐसे भागा दिया, ये देखिए 10। ठीक है, ये भागा दिया ऐसे 3 दूनी 6, और यहां पर कह रहा है कि मैं 4 ला रहा हूं, तो ये जो शेषफल है ये इससे बड़ा है। तो क्या वो सही भाग दिया है? वो 1 नंबर का गधा है जो भाग दिया है ऐसे। एक बार में और वो लगा सकता था, और वो कह रहा है कि देखिए सर शेषफल में इससे बड़ा ला करके दिखा दिया। अरे गधा, तुम भाग ही गलत दिए हो, ये भाग ऐसे नहीं पड़ेगा, 3 बार में भाग लगेगा। ठीक है, तो जब यहां पर लगाएंगे 3 बार में, तो 3 3 यहां पर आपका 1 आएगा। यानी यहां पर पेचो अगर आप इससे बड़ा ला रहे हो तो समझिए आपका भाग गलत है। अगर प्यारे बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा ला रहे हो तभी गलत है। यानी यहां का जो वैल्यू होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर वाला जो संख्या होगा इससे आपका छोटा ही रहेगा, या तो आपका 0 रहेगा। 0 रह सकता है, जैसे मान के चलिए यहां पर आपका 12 रहता, यहां पर आपका बाबू 12 रहता, तो 3 चौके 12, क्या मैं यहां पर 0 नहीं ला दिया? बिल्कुल ला दिया। तो शेषफल आपका 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा भाग देने वाला से छोटा ही रहेगा। तो शेषफल क्या होगा? 0 के बराबर, ये 0 से छोटा, या फिर हमेशा भाग देने वाला से छोटा, यानी कि भाजक से प्यारे बच्चों हमारा छोटा ही रहेगा। और अगर इन दोनों बात को हम एक साथ लिख रहे हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और जो शेषफल का मान होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है,
या फिर 0 से बड़ा होगा, इसी को प्यारे बच्चे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर बस आपको एक और चीज करना है कि इस बात को हम इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मानकर चलिए प्यारे बच्चों कि कोई संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो आपका ए है, जिससे भागा दे रहे हैं तो आपका बी है, जिसमें भागा दे रहे हैं वो आपका मतलब जो निकल करके आ रहा है वो आपका क्यू है, और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं यानी कि आर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, देखो भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज मतलब ए, यानी ए बराबर आपका बच्चों भाजक यानी कि आपका बी, और उसके बाद आपका भागफल मतलब क्यू, और उसके बाद आपका प्लस मतलब आर, रिमाइंडर यानी शेषफल आपका आर। ठीक है, ये हो गया। और आर का जो वैल्यू मतलब शेषफल का जो वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा और हमेशा बी यानी कि भाग देने वाला से छोटा होगा। इन दोनों को मिला दीजिए, यही प्यारे बच्चों आपका क्या है, यही दोनों आपका बच्चों क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर बी यहां पर सॉरी वेयर आर इज इक्वल टू यानी कि 0 से आपका क्या होगा बड़ा, या फिर आपका प्यारे बच्चों उसे 0 से आपका क्या होगा बड़ा, या तो उसके बराबर, या फिर हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, या तो उसके बराबर भी हो सकता है बी से, सॉरी 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 बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो गड़बड़ ही हो जाएगा जी, बराबर नहीं होगा जी, यहां पर तो मैंने गलती से लिख दिया। बराबर कैसे होगा, बराबर होगा तब भी आप भाग लगाओगे ना, तो समझो कि आप भाग ही गलत दे रहे हो, तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, सिर्फ इक्वल का साइन यहां पर लगेगा। ठीक है, तो आई गेस ये वाला बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि सर यूक्लिड विभाजन हमारा प्रमेयिका क्या है। आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन हमारा एल्गोरिथम क्या है। देखिए अभी हम पढ़े हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और अब हम पढ़े यूक्लिड विभाजन आपका एल्गोरिथम। तो देखिए अगर पहले यूक्लिड विभाजन आप प्रमेयिका पढ़ चुके हैं तो समझिए ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक, रखिए दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने का तकनीक है, तकनीक मतलब पहले तरीका है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, या दो धनात्मक पूर्णांक का मासा जिसको कहते हो, ठीक है, निकालने का एक तरीका है। तो देखिए करेक्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक का मासा या एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकाला जाता है। अब ये जो आपका पैसे यूक्लिड विभाजन आपका एल्गोरिथम है ना, इसके थ्रू हम मासा निकालते हैं, लेकिन इसमें कैसे मासा निकालेंगे, तो जब इस विधि में हम मासा निकालते हैं तो इसमें से पहले इसका प्रयोग लेते हैं, इसका प्रयोग लेते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए यहां पर आपका एक सवाल है 196 और 18 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। तो आइए इस सवाल को पैर जो हम करते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम करते हैं और एकदम जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पैर जो इस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप लिखोगे माना की, क्या लिखोगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की। सर यहां पर देखिए हमारे पास दो संख्या है, तो दो संख्या में जो आपका बड़ा होगा उसी में आप भागा दोगे, तो जिसमें भागा दोगे पैर तो उसको मानोगे ए, और जिससे भागा दोगे उसको मानोगे बी। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे माना कि ए बराबर हमारा बाबू कितना है 196 और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से पहले हम भाग देंगे, 18 से भाग दे दीजिए किसमें 196 में, एकदम डायरेक्ट भाग दे दीजिए। कितना बार में लगाओगे जल्दी से बताओ, 18 से 196 में भाग दे दीजिए तो फटाफट से। तो यहां पर से देखिए भाग लगाने का दो विधि है। एक तो कोई बच्चा बोलेगा सर 18 से हम ऐसे भाग लगा देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, कहेगा एक बार में लगाएंगे, 18 का 18 हो गया, एक आ गया, फिर उसके बाद आपका 6 उतारा, मैंने 0 लिख दिया, यानी कि इतना हो गया। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 18 है 180 से उसके बाद इतना हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर किसी बच्चा का मन में आया कि सर हम ऐसे नहीं भाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 18 लिखें और 196 लिखें, और डायरेक्ट हम लिख दिए 18 दहे 180 से, और यहां पर डायरेक्ट लिख दिए 96, ये भी बिल्कुल सही है। अब दोनों में देखिए लग रहा है दोनों एक ही जैसा, लेकिन हम बनाने का जो बोल रहे हैं यहां पर तरीका वो अलग अलग है। यहां पर हम क्या बोले थे, फिर से देख लीजिए एक बारी, हम यहां पर ये बोले कि 18 से मुझे भाग लगाना है कितना में 196 में, 196 में, तो एक बार में लगाए 18 का 18 हो गया, तो अब आपका कितना आया, एक आया। हम एक बार में सबसे पहली बात लगाए। और अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट भागा लगा दे रहा है तो समझिए वो भी गलत है, क्योंकि भाग तो ऐसे होता नहीं है, वो तो हम मासा निकालने के लिए ऐसा करते हैं ना, तो आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो 18 का 18 हो गया, 9 में से 8 गया, एक आ गया। अब ये 6 बार उतारे, उतारने के बाद भी अगर पैर ये वाला चीज इससे छोटा रहता है 0 बैठाना है। ठीक है, अगर फिर उतारे फिर छोटा रह गया, फिर एक 0 बैठाइए, तो यहां पर आपका हो गया 18 या आपका 16। अब तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर कोई नंबर भी नहीं है, तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, या तो इसी बात को कोई बच्चा एकदम डायरेक्ट अगर बनाएगा, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर 18 से बच्चा लगा रहा है 196 में भागा, तो वो 18 का पहाड़ा पढ़ेगा और वो ये सोचेगा कि कितना बार में 196 आ जाए, 196 तो उसको मिलेगा नहीं, तो यहां से लगाएगा 18 से 10 बार में 180 लगा देगा और घटा करके 16 लिख देगा। ठीक है, ऐसे लगा देगा सीधे सीधे। तो दोनों में से कोई भी तरीका से लिखेंगे आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मासा। लेकिन भागा में आपका ये सही है,
भागा में आपका ये तरीका सही है और ये तरीका पे आपका रॉन्ग है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर दोनों तो एक ही है ना, देखने में लग रहा है तुमको एक ही है। एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं इस पर, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 और यहां पर मैं लिख रहा हूं देखो 15, यहां पर मैं लिख रहा हूं 7 नहीं लिख रहा हूं, ये देखिए जरा ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं कितना, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, उसके बाद मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा था ना इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। कोई बच्चा अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो उसका सही होगा और ज्यादा एडवांस बनेगा तब आगे गलत हो जाएगा। 3 × 5 = 15 लिखोगे तो 15 लिख दिया मैंने, यहां पर आपका कट गया तो आपका 0 हो गया। अब यहां से उतारेंगे 2, कितना उतारेंगे 2, लेकिन अब हमको पता है कि जब उतार दिए तो ये आपका इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम बैठाएंगे 0, ठीक। उतारने के बाद इससे छोटा है ना तो हम पे तो 0 बैठा दिया। अब एक और उतार लीजिए तब आपका हो गया 21, तो 3 7 आपका कितना हो गया 21 हो गया। भाग लगाने के बाद आपका ये खत्म, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि सर देखिए इसको हम कैसे भागा लगा रहे हैं, 3 से 15 21 में, वो डायरेक्ट पहाड़ा पड़ेगा कि सर 507 बार में इतना होता है, कितना होता है तो 15 21 होता है, लगा देते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल भागा, ये गलत है। मासा में दोनों में से कोई भी कर दीजिए चलेगा, लेकिन भागा में नहीं चलेगा, भागा में आपका ये होता है, ठीक है। आइए तो हम मान लिया भागा दे देंगे, तो भागा पे आप जैसे मर्जी वैसे दे दीजिए। तो मान के चलिए हमने 10 बार में लगाया तो आपका आ गया 180, कितना आ गया 180 आ गया, यहां पर बाबू आपका 16 बचा, ठीक है। अब यहां के बाद बस आपको एक चीज लिखना है, क्या लिखना है सर, अभी जो हम आपको पढ़ाए ना विभाजन एल्गोरिथम उसी को लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पास देखिए, ये पहले बच्चों हमारा क्या है 196, यानी कि भाज्य बराबर, तो यानी कि 196 बराबर भाज्य गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि आपका जो 18 गुने आपका कितना 10 और प्लस में आपका कितना 16, और ये आपका जो शेषफल है 16 आपका बाबू क्या शेषफल, ठीक है। 16 आपका क्या शेषफल। अब देखिए शेषफल क्या आपका 0 है, 0 नहीं है सर, तो हम यहां से लिखेंगे चूंकि शेषफल आपका जो कितना 16 इज नॉट इक्वल टू आपका 0। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा ना तब तक आप भाग लगाते रहोगे, ठीक है। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, अब यहां से क्या करोगे कि जो शेषफल 16 है ना तो 16 से इसमें आप भागा दोगे, ठीक है। यानी कि सर 16 से हम भागा देंगे 18 में, जी हाँ। अब एक बार में लगा दीजिए तो 16 पे यहां पर आपका आ गया और यहां पर आपका आ गया कितना 2, ठीक है। और फिर से हम वही चीज लिखेंगे जो यहां पर हम लिखे हैं, यानी कि अब की बार लिखाना पड़ेगा 18 बराबर, क्या लिखना पड़ेगा 18 बराबर कितना 16 गुने 1 प्लस में आपका 2, और यहां पर हम फिर से लिखेंगे कि चूंकि शेष, अब शेष यहां पर आपका कितना दिखा रहा है, शेष आपका 2 है, तो ये आपका 0 के बराबर नहीं, अभी भी हमारा 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो और हम भागा लगाएंगे, 0 नहीं आया था फिर हम क्या करेंगे और हम भागा लगाएंगे। तो ये देखिए अब की बार भागा लगाएंगे 2 से 16 में, 2 से कितने लगाएंगे 16 में, तो देखिए 2 × 8 आपका 16, और क्या अब आपका शेषफल 0 आया है, बिल्कुल आ गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 16 बराबर लिखेंगे 2 गुने 8 प्लस में आपका 0, ये वही है भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेष है, भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेष, भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अब की बार जो शेष है ना, शेषफल पे तो आपका 0 आ गया, शेषफल कितना है 0 आ गया है ना, शेषफल 0। तो यहां से हम लिखेंगे अतः HCF, यहां के मैं बाद में कहां लिखूं, नीचे लिख दूं, ऊपर जाएगा क्या, ऊपर तो नहीं जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं अतः HCF, किसका किसका HCF, तो HCF जो पैसा निकालने के लिए बोला था किसका किसका 196 और 18 का, ठीक है। तो 196 और फिर आपका 18 का जो मासा होगा ना, किससे भाग लगाने के बाद 0 आया है, तो पहले यहां पर आप बोलोगे सर 2 से भाग लगाने के बाद हमारा 0 आया, तो 2 आपका हो जाएगा HCF। अब एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, ये पैसे जो 2 मासा आया है ना, तो 2 मासा जो है सिर्फ 196 और 18 का नहीं है, बल्कि 18 196 का नहीं, बल्कि आपका प्यारे बच्चे कह सकते हैं 16 और 18 का भी 2 ही आएगा, और 2 और 16 का भी आपका मासा 2 ही आएगा। मतलब जितना जगह जगह पर आप भाग दे रहे हो ना उन सबका मासा 2 ही आएगा, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पे तो देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, आगे देखिएगा एकदम जरा ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर, ठीक है। कहां पर बढ़ते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर बढ़ते हैं। तो आइए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आपका क्या है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को, अब ये भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या को मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से ज्यादा, 2 नहीं, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पहले आपका भाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये क्या है सर, तो देखिए अब मान के चलिए आपके पास कोई भाज्य संख्या, ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास कोई भाज्य संख्या है, जैसे यहां पर मैं ले देता हूं 24, तो क्या 24 आपका भाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल है, 24 हमारा बिल्कुल भाज्य संख्या है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप 24 देख रहे हो ना, इसको प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा है भाज्य संख्या, ये क्या है हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। और आपको अभाज्य गुणनखंड आता है ना, भाज्य संख्या। अब इसका गुणनखंड निकालिए जो आप पढ़े थे बचपन में, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 24, तो 24 को आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से लगाएंगे तो आपका 6, फिर 2 से लगाइए तो आपका 3, उसके बाद आपका 3 से 3 कम 3 हो गया, ठीक है। 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार, 3 बार, 3, और उसके बाद आपका 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो पैर यहां पर हम लिख सकते हैं 2 कितना बार, 2 3 बार, उसके बाद आपका 3 कितना बार, 1 बार। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास प्यारे बच्चों ये जो आप देख रही है हमारा भाज्य संख्या है, और इधर जो आप देख रहे हो, इधर जो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। देख लीजिए जरा ध्यान से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनफल कह लीजिए, अभाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको एक ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा, किसी भी भाज्य संख्या को जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारा अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में मिलता है क्या, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अगर हम प्यारे बच्चों यहां पर किसी भी भाज्य संख्या को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। और वही तो बोल रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धनात्मक घात मतलब देखिए 2 यहां पर 3 बार है, 3 यहां पर 1 बार है, पावर आपका धनात्मक है, ठीक है, जिसे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कह सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चे एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो अभाज्य संख्याओं के छोटे छोटे गुणनफल के रूप में निकलेगा। आप कोई भी भाज्य संख्या उठा करके ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और यही प्यारे बच्चे आपका क्या अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इससे रिलेटेड आपका सवाल आता है, ठीक। अब चलिए यहां पर देखिए, 96 104 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालिए। 96 और 104 का, 96 और 104 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि हमने सीख लिया, अब उसका यूज करेंगे लघुत्तम और महत्तम निकालने में, ठीक है। तो देखिए पहले हम सबसे पहली बात 96 को कितना लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। तो 96 को देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे, आइए 96 से हम भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, 2 से लगा दीजिए तो 24 दूना 48, फिर लगा दीजिए 2 से तो आपका जाएगा 12 दूना 24, फिर लगा दीजिए 2 से क्या आपका 12, और 2 तिया बाबू आपका 6, यानी 2 कितना बार आप लिख दीजिए आराम आराम से, 2 आपका बाबू कितना बार लिखिए, 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5। अच्छा 3 कितना बार, 1 बार, ठीक है। अब देखिए 104 को हम कितना लिखेंगे, 104 को पहले हम कितना लिखेंगे, आइए 104 की अगर मैं बात करूं तो 104 में भागा लगाएंगे कितना से, पहले 2 से लगाएंगे तो ये 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए तो 26 दूना आपका 52 हो गया, फिर 2 से लगाइए तो आपका 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। अरे 2 2 कितना बार, 3 बार, ये आपका हो गया 2 गुने आपका 2, उसका तो आपका बाबू 13 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, हम निकालते हैं पहली बात एचसीएफ, और ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि एचसीएफ किस विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम महासा और रासा निकालेंगे, तो एकदम ध्यान से सीख लीजिए, ठीक है। 96 और आपका 104, सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन कर लोगे, ठीक है, ओके। अब यहां पर से फिर मासा किसको बोलोगे, मासा किसको बोलोगे, तो फिर मासा पता है क्या होगा, अच्छा हाँ इसके पहले आप लिख दीजिएगा कि दिया हुआ है कि इतना इतना, तो एलसीएम और बराबर भाग, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप क्या करोगे, एचसीएफ 96 और 104 का क्या होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालेंगे, तो जो संख्या सब में कॉमन होगा, जो प्यारे बच्चे आपका सब में कॉमन होगा वही आपका होगा मासा। तो सब में क्या कॉमन है, आप लोग सर सब में देखिए 2 कॉमन है, यहां पर ये 2 कॉमन है, यहां पर ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो आपका 13 है। तो यहां पर हमारे पास ये 2 गुने 2 गुने 2 जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और सबको गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी, यानी आपका 8 प्यारे बच्चे आपका आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ मासा के लिए। मासा बराबर क्या हो गया, जो सब में कॉमन है वो आपका मासा होता है। सर लासा क्या होता है, लासा क्या होता है, लासा 96 104 का क्या होगा, देखिए जो कॉमन है सब में उसको लिख दीजिए, यानी कि ये तो हमारा लिखाएगा ही लिखाएगा, तो 2 गुने हमारा 2 हो गया। अब जो नहीं भी कॉमन है ना उसको भी लिखना होता है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये आपका फिर 3 आ जाएगा, और ये बाबू आपका 13 आ जाएगा नीचे वाला, ठीक है। अब गुना कर देते हैं सबको, ठीक है, तो गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 3 गुना करिए, तो 32 में से 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 3 3 96 में से 13 गुना करिए, ठीक है, 96 में से प्यारे बच्चों 13 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 13 5 65, 13 छक 78, तो ये मान लीजिए 78, और 13 74 से, तो आपका 104 हो गया, 8 हो गया, 7 4 11 हो गया, 1 1 आपका 2, यानी कि आपका 12 18 हो गया। क्या मैं सही गुना किया हूं,
देखिए तो जरा ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, या 96, 96 में से हम 13 गुना करेंगे ना, 96 में से 13, 13 छक्का आपका 78, ठीक है, 13 7 91, बिल्कुल सही है, 13 छक्का 78, और 13 चलौता से, 13 चलौता से मैं सही बोल रहा हूं, 13 17 से, नहीं 13 चलौता से 13, ओहो ये तो गलत ही मैं पढ़ रहा हूं, 17 से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपका पहाड़ा बिल्कुल गलत है। 13 कितना होता है, 13 को 9 में गुना करिए ना, 13 है 30 से, 13 17 से होता है, ठीक है, यस, यहां पर आपको 117 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 और 7 7 14 के 4, बाकी एक ये हो जाएगा 12 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 48 प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया लघुत्तम, ठीक है। और हाँ एक चीज और आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, देखता हूं मैं आगे का टॉपिक, ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चों, आप एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हमारे पास जैसे दो संख्या है, दो संख्या मतलब क्या, पहला संख्या 96 है, दूसरा संख्या पे आपका 104 है, ठीक है, तो इन दोनों का लौसा और मासा में निकालना हूं, तो पहला संख्या दूसरा संख्या में आप गुना करके देख लीजिए, ठीक है, मतलब बच्चों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर एलसीएम ऑफ, या तो आप ऐसे लिख लीजिए ना, ठीक है, यानी कि अगर मैं a इंटू बी करूंगा तो बराबर आपका पैच हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ पैच आपका ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, यानी कि पैच मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, और यहां पर आप ये बात प्रूव भी कर सकते हो, जैसे दो संख्या हमारा क्या है 96 104, तो एक काम करिए 96 और 104 को ना आप गुना कर लीजिए, ठीक है, तो जब 96 104 को हम गुना करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, 96 और अगर मैं 104 को मैं गुना करूंगा, ठीक है, जल्दी के लिए मैं कर रहा हूं, 96 गुने प्यारे बच्चों आपका 104, बिल्कुल सही है, 96 गुने 104, तो आगे आपका कितना 96 में से 104 गुना कर रहा हूं ना, हाँ 104 गुना कर रहा हूं, तो 99 48 आया, सॉरी 99 84 आया, कितना आया 99 84 आया, ठीक है। अब इन दोनों का जो लौसा और मासा उसको भी निकाल के देखिए, तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका 12 48 आया, 12 48, और इसका एचसीएफ कितना आपका 8 आया, और इसको भी हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो फिर तो 12 और 48 में से हम कितना गुना करेंगे बाबू जल्दी से बताओ, तो 12 48 में से हम गुना करेंगे 8, और ये कितना 99 84 ये भी आया, ठीक है, 99 84 आपका ये भी आ रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब दो संख्या को गुना कर लेते हैं और इसका मासा और लासा निकाल के गुना करते हैं तो दोनों के दोनों आपका बराबर ही आता है, और इस पर आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हो जाएगा सभी बच्चों से, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है a इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, यहां से मैंने प्रूफ भी आपको करवा दिया है, क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था भाज और अभाज्य संख्या वाला, ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर आपका भाज्य संख्या है तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। भाज्य संख्या है जैसे कि आपका 24 है, तो 24 को कितना लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, ये आपका 24, तो ये भाज्य संख्या, लेकिन ये सबके सब आपका क्या अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को क्या लिखेंगे दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको यहां पर ऐसे लगा दीजिए टू बी इम्प्लीकेशन, और अगर मैं दो अभाज्य संख्याओं को गुना करूंगा तो क्या मिलेगा भाज्य मिलेगा, जैसे 5 हमारा अभाज्य 2 हमारा अभाज्य, तो अभाज्य भाज्य को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हमारा क्या मिला भाज्य मिल गया, तो अभाज्य भाज्य को गुना करेंगे तो बाबू आपका भाज्य मिलेगा, क्या मिलेगा भाज्य मिलेगा, ठीक। और अब देखिएगा जरा ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला पेयर यहां पर मैं नोट में लिखा रहा हूं, ठीक है, दूसरा नंबर नोट में क्या है a के पावर n बिलोंग टू आपका n, यहां पर आपका a और n बिलोंग टू n होना चाहिए, ठीक है, ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है, a के पावर n में देखिए a और पे जो अगर आपका जो n है, a और आपका बाबू जो आपका n है, ठीक है, ये बिलोंग टू आपका नेचुरल नंबर का इकाई का अंक शून्य होगा, इसका पैरामीटर मतलब ऐसे कोई संख्या लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका इकाई अंक का आपका शून्य कब होगा, जैसे अगर मैं आपको लिख दूं यहां पर 6 का पावर आपका मैं मान चलो कि 2002 कुछ भी लिख देता हूं, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके का कोई संख्या लिख दे, आप कहे कि इसका इतना पावर है, तब इतना पावर तो आप गुना करोगे नहीं, परेशान हो जाओगे, तो कह रहे कि जब मैं इसको गुना कर दूंगा तो इसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा, क्या शून्य आएगा, तो शून्य आएगा कि नहीं आएगा इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो कह रहे कि a के पावर m चाहे कुछ भी हो इसके इकाई का अंक शून्य कब होगा, यदि a के गुणनखंड में यानी कि अंदर वाला का गुणनखंड करेंगे और इसमें अगर आपका 2 और 5 का धनात्मक घात हो, 2 और 5 का क्या हो धनात्मक घात, अगर इसमें 2 और 5 हो तभी आपका इसका इकाई का अंक शून्य होगा, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा, पावर में जो वही लिख दीजिए, ठीक है, तो यहां पर आपका 2 और 3 आया, जब यहां पर आपका बाबू 2 और 3 आया है तो 2 और 5 तो आपका आया नहीं है, तो 2 5 आता तभी तो हम बोलेंगे ना कि इसका इकाई अंक शून्य होगा, इस केस में इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा, ठीक है,
समझ में आ गया सभी बच्चों को? आप देखिए इसी तरीके से a के पावर n में a और n अगर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इकाई का अंक आपका 5 होगा। कब? यदि a के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उसमें 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 दोनों रहेगा तब तो 0 हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ 5 चाहिए तो प्यारे बच्चों वहां पर 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, आगे सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक और लास्ट हमारा 2 और टॉपिक है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या है? परिमेय संख्या का बाबू आपका मानक रूप क्या है सर? परिमेय संख्या का मानक रूप, अभी तक जो भी हम परिमेय संख्या पढ़े हैं ना, वो परिमेय संख्या का एक्चुअल में परिभाषा नहीं था। परिमेय संख्या का हम परिभाषा क्या पढ़े, आइए मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या का पहले हम परिभाषा क्या पढ़े, देखिएगा जरा ध्यान से। तो परिमेय संख्या का हम परिभाषा यही पढ़े हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे प्यारे जो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम यहां पर एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा एकदम जरा ध्यान से। ठीक है, प्यारे तो करें कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर एक बार और बोल सकते हैं कि जहां ठीक है Q इज नॉट इक्वल टू आपका 0 और P तथा Q प्यारे क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q बाबू आपका क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब एग्जांपल यहां पर नीचे से हम देंगे। ठीक है, यहां पर बाबू आपका हो गया एग्जांपल। अब ये मैं प्यारे बच्चों जो बोल रहा हूं ना, ये मैं आपका पहले वाला परिभाषा बोल रहा हूं। ठीक है, तो जैसे देखिए 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 8/2 हो गया, 0/2 हो गया, ठीक है, 5 आपका हो गया, etc। ये पहले आपका परिमेय संख्या है। अब जैसे समझिएगा जरा ध्यान से, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो P बटा Q यानी ऊपर में कुछ, नीचे में कुछ, ऊपर में कुछ, नीचे में कुछ। नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, P और Q आपका पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या कि बिना दशमलव वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्यारे जो परिमेय संख्या का आपका कौन सा परिभाषा है? ये जो आपका परिमेय संख्या का परिभाषा देख रहे हो, ये प्यारे बच्चों आपका एकदम बेसिक वाला परिभाषा है। ठीक है, क्या है? बेसिक वाला परिभाषा। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं एक अच्छा परिभाषा, देखते रहिएगा जरा ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, तो अब मैं प्यारे जो परिमेय संख्या का एक जबरदस्त परिभाषा बताने वाला। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या मैं लिखने वाला हूं? परिमेय संख्या का मानक रूप, यानी परिमेय संख्या का ये कौन सा परिभाषा है सर? आइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मैं सही लिखा हूं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पे आपका रेशनल नंबर या फिर फॉर्मेट रेशनल नंबर एक ही बात है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, हम परिभाषा वही लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस ला देंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, तो हम लिख रहे हैं कि वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P तथा Q सह अभाज्य हो। क्या हो? सह अभाज्य हो। ठीक है, सह अभाज्य हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। अब प्यारे से देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, एकदम आराम है, एकदम बिल्कुल आसान है। मैं ये कह रहा हूं दोनों परिभाषा में, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमारे पास में जो परिमेय संख्या है 20 बटा आपका 16, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकता हूं। ये आपका P है, नीचे में आपका Q है, ये आपका P है, ये आपका बाबू क्या है? Q है। ठीक है, इसमें मैं ना छेड़छाड़ कर सकता हूं। क्या सर? देखिए 20 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5 आपका 20 हो गया। अब 16 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका 16। अब देखिए 2 से 2 गया, 2 से 2 गया,
और ऊपर आपका बचा 5, नीचे में आपका बचा 2 दूनी 4। ठीक है, तो हालांकि देखिए ये भी आपका परिमेय संख्या और ये भी आपका परिमेय संख्या, बल्कि ये इसी से निकल करके ये आया, लेकिन इसमें और इसमें आपका अंतर है। क्या अंतर है? ये आपका जो पूर्णांक संख्या, लेकिन यहां पर आपका पूर्णांक नहीं, बल्कि यहां पर जो आपका P और Q है ना, वो आपका सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका कॉमन था उसको मैंने कैंसिल नहीं किया था, लेकिन इसमें जो हमारा कॉमन था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, और जब कॉमन था तो कैंसिल कर दिया था, तो आपका तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना। तो इस केसेस में आप सोच करके देखिए कि जब आपका प्यारे बच्चों कुछ कॉमन ही नहीं है, यहां पर बाबू आपका कुछ कॉमन ही नहीं है, तो अब आपका यहां पर एक कॉमन बचेगा, और जिन दो संख्याओं में कॉमन एक हो उसको प्यारे बच्चे बोलते हैं क्या? उसको बाबू हम बोल देते हैं कौन सा संख्या? जल्दी से बताओ। सह अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब यहां पर आपका हो गया सह अभाज्य संख्या। क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या आपका हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो ये आपका हो गया सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसीलिए परिमेय संख्या का मानक रूप में प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं कि देखिए परिमेय में तो हमारा कुछ कॉमन भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप में कुछ कॉमन नहीं होगा। यहां पर जो P और Q होगा वो आपका सह अभाज्य होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर परिभाषा ऐसा लिखा है, परिमेय संख्या के मानक रूप में वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q क्या हो? सह अभाज्य संख्या, उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अब देखिए एक और आपका जो लास्ट बचा हुआ है, परिमेय संख्या का शांत अथवा अशांत होना। जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको जो शुरुआती में जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि परिमेय संख्या आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? पहला तो आपका हो गया शांत दशमलव, ठीक है, और दूसरा बाबू आपका हो गया अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्त, क्योंकि अशांत में आपका आवर्त ही होगा, मतलब इसमें आपका रिपीट होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, तो अशांत आवर्त दशमलव प्यारे बच्चों आपका होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, परिमेय संख्या अथवा तो आपका परिमेय संख्या का शांत अथवा शांत होना। तो परिमेय संख्या आपका दो प्रकार का होता है, पहला आपका शांत दशमलव, दूसरा आपका अशांत दशमलव। ठीक है, मान के चलिए कि मैंने आपको परिमेय संख्या दिया 5/10 लिख करके। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैंने आपको दिया 20 बटा आपका बच्चों 10 लिख करके। ठीक है, तीसरा मैंने आपका दिया 30 बटा आपका बच्चों 6 लिख करके। ठीक है, अब इसमें देखना है कि किसके भाग लगाने के बाद शांत दशमलव आएगा, किसको भाग लगाने के बाद आपका अशांत आवर्त दशमलव आएगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? और वो भी आपसे पता है क्या बोला है? वो भी आपसे बोला कि बिना भाग दिए हुए चेक करिए। भाग देके तो कोई भी बता सकता है, इसलिए अगर मैं 10 से 5 में भागा दे दूं तो कितना? 5 भागा तो लगेगा नहीं, दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट यहां पर आपका हो गया और 0, तो 10 × 5 आपका 50 हो गया। ठीक है, ये पैर आपका 0 हो गया, तो भागा तो लग गया, शेषफल आपका 0 आ गया ना, तो इसीलिए आपका शांत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बताना है, भाग देके नहीं बताना, बिना भाग दिए हुए बताना है, क्योंकि ऐसे ही आपको सवाल में बोलेगा। ठीक, तो आइए तो कैसे चेक करेंगे कि परिमेय संख्या हमारा शांत दशमलव का है या फिर अशांत अनावर्त, सॉरी आवर्त, क्योंकि इसमें तो आपका रिपीट ही होता है। तो आइए इसको चेक करने के लिए आपको 3 चीज ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या में, परिमेय में हर का गुणनखंड कर देना। हर मतलब Q। ठीक है, Q का प्यारे जो गुणनखंड करना है। ठीक है, Q का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। और यदि Q के गुणनखंड में, यदि Q के गुणनखंड में केवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, केवल, ठीक है, क्या हो? 2 हो, या फिर पैच आपका 5 हो, ठीक है, या फिर आपका 2 और गुने 5 हो। ठीक है, तभी प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? शांत होगा परिमेय संख्या, अदरवाइज प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं, परिमेय संख्या जो भी रहेगा उसका हर का गुणनखंड करेंगे, और यदि Q के गुणनखंड में केवल 2 हो, अब 2 ज्यादा बार भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, 2 बार रह सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार रह सकता है। तो यदि केवल सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो, या तो केवल 5 ही हो, या तो आपका 2 और 5 दोनों साथ हो, इसको ही प्यारे शांत बोलेंगे, अदरवाइज अशांत बोल देंगे। आइए चेक करते हैं। जैसे देखिए 5/10 है, नीचे में आपका 10 है, हर तो यही हुआ ना, 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10। नीचे में सिर्फ और सिर्फ आपका 2 और 5 बन रहा है, नीचे में कितना बन रहा है? 2 और 5 बन रहा है, तो इसको काट लेंगे, तो फिर तो काटना भी है, तो बचेगा कितना? 1/2। तो नीचे में सिर्फ आपका 2 बच रहा है, तो मैंने बोला सिर्फ अगर आपका 2 रहेगा तो बोलिएगा शांत, तो ये आपका शांत दशमलव होगा परिमेय संख्या वाला, बिना भाग दिए हुए। आइए यहां पर चेक करते हैं, इसको काटेंगे तो 10 दूनी आपका 20 हो गया, ये तो पहले ही आपका बच्चा शांत है, इसमें क्या सोचना है। ठीक है, तो आपका पहले कट कुट करके शांत है। इसमें देखिए ऊपर में आपका 30 है, तो 30 को हम कितना लिख सकते हैं? 6 × 5 = 30, यानी कि आपका 2 × 6 = 5 आपका 30, 2 × 6 अब 5 आपका पैर 30, और 6 को लिख सकते हैं कितना? 2 × आपका 6, 3 से 3 आपका स्वाहा, कितना बचा? 2 से 2 आपका स्वाहा, फिर जो 5 आपका 1 बचा, तो नीचे ये तो ऐसे ही आपका शांत दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या भाग लगाओगे आप? ये आपका शांत है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अगर पैचो मैंने लिख दिया 12 बटा आपका 6,
तो क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे। 12 को आप लिखोगे क्या, 4 तिया 12 या 2 गुनी 4 गुनी ऐसे करके लिख दो। 2 दूनी 4 तिया आपका फिर तो 12 हो गया। अब बटा में 2 तिहाई आपका 6 हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिना इसको काटे कुटे सोच रहा है कि सर 6 का गुणनखंड हमारा 2 गुने 3 और नीचे में 3 भी आ गया, तो ये हमारा शांत होगा कि अशांत, तो पहले आप काटोगे। जैसे 3 से 3 उड़ गया ना, पहले आप काटोगे। अगर यही वाला क्वेश्चन आपका पेचो ऐसे रहता, कैसे रहता सर, देखिए यही वाला अगर आप बाबू आपका क्वेश्चन, एक मिनट को, अगर यही क्या हो गया ये, अगर यही वाला बाबू आपका क्वेश्चन ऐसे रहता, अगर यही वाला क्वेश्चन आपका कैसे रहता, 8 रहता, नीचे में आपका 6 रहता। ठीक है, तो 8 को हम लिख देते 2 दूनी 4 दूनी आपका 8 और 6 को लिख दे कितना, 2 तिया 6, तो 2 से 2 आपका स्वाहा, बचा कितना, ऊपर में 2 गुने 2, बटा में आपका कितना 3। तो नीचे में देखिए ना तो 2 है ना तो 5 है, ना तो 2 5 दोनों 7 है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अगर नीचे में 2 5 हो लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो, जैसे देखिए अगर कोई संख्या आपका ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर में मान के चलिए आपका कुछ भी है, ऊपर में मान के चलिए आपका 5 ऐसे है, 7 है, नीचे में आपका 2 है, 3 है और ये आपका 5 है, या तो ऐसे कर लीजिए 2 गुने 2, यानी 2 आपका 2 बार है, 5 आपका 2 बार है और यहां पर आपका 3 भी है। तो आप बोलोगे सर नीचे में तो हमारा 2 5 है ही है, तो क्या ये हमारा शांत होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 5 बाबू आपका है लेकिन यहाँ पर साथ में तो 3 भी है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 के साथ में कोई और नहीं होना चाहिए, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। अगर आपका ऐसे भी रहेगा 3 गुने 2 और यहां पर आपका 2 का पावर 3, 5 गुने यहां पर मैं लिख देता हूं 7, ठीक है, और यहां पर आपका 2 का पावर 3 और यहां पर आपका जो 3 रहे, तो ये शांत होगा क्या, शांत। नीचे में देखिए, ऊपर में आपको नहीं देखना, काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आपका तो छोड़ दीजिए, और नीचे में ध्यान दीजिए। तो नीचे में आपका 2 है और 3 है, मैंने बोला सिर्फ 2 हो तो शांत, 5 हो तो शांत, 2 और 5 दोनों हो तो शांत, लेकिन 2 के साथ यहां पर आपका 3 कहां से आ गया, ये हमारा हो जाएगा अशांत। ठीक है, यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हर के गुणनखंड में सिर्फ प्यारे बच्चों आपका 2 हो, केवल की मैं बात कर रहा हूं, केवल आपका 2 हो, केवल आपका जो 5 हो या फिर 2 और 5 हो, अगर इसके साथ में कुछ भी आ रहा है तो समझिए अशांत है। ठीक है, इतना ही पे जो कंडीशन है शांत का, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, अशांत। इस तरीके से पे जो हमारा लेक्चर हो गया ये समाप्त वास्तविक संख्या का, और बाकी के इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों बस अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन बहुपद होगा। अब इसका पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे एकदम गर्दा छोड़ा करके, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।